ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें आप नेक्स्ट चैप्टर लगाओ। चैप्टर नेक्स्ट है स्थिर चुंबकीय। स्थिर चुंबकीय तथा पदार्थ में चुंबकीय चित्र। चैप्टर का नाम है स्थिर चुंबकीय तथा पदार्थ में चुंबकीय चित्र। देखो इससे में क्या देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो 12th क्लास में आपने पढ़ चुके हैं। देखो हमारे पास क्या है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है। क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है, मतलब आवेशित कण है। और ये आवेशित कण किस अवस्था में, विराम अवस्था में, मतलब स्थिर अवस्था में, रेस्ट पोजीशन पर। तो ये विराम अवस्था में है। कौन विराम अवस्था में? आवेशित कण। कौन है? आवेशित कण है। और ये आवेशित कण विराम अवस्था में होने के कारण ये आवेशित कण क्या उत्पन्न कर देता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सॉरी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। और इस विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये इसकी जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? संरक्षी होती है। कौन सी होती है? संरक्षी होती है। अगर इसकी प्रकृति संरक्षी है तो इसका जो कर्ल होगा, वो कितना आएगा? शून्य आएगा। कितना आएगा? शून्य आएगा। ये तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर हमने फर्स्ट क्या देखा है, जो आवेशित कण है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। विराम अवस्था में है तो ये क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इस विद्युत क्षेत्र को क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और ये जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? संरक्षी होती है। और संरक्षी के लिए कर्ल का मान कितना आता है? शून्य आता है। ये आप सभी जानते हो। तो देखो सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर देखो सेकंड क्या है। अब मान लेते हैं जो ये आवेशित कण है, ये जो आवेशित कण है वो किस अवस्था में आ जाए? गतिशील अवस्था में आ जाए। किस अवस्था में आ जाए? गतिशील अवस्था में आ जाए। गतिशील अवस्था में आ जाए। ये आवेशित कण किस अवस्था में आ जाए? गतिशील अवस्था में आ जाए। तो गतिशील अवस्था में आने से चुंबक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ और क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। देखो आवेशित कण है, आवेशित कण है तो मतलब जो आवेशित कण है वो किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में जो ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? सॉरी, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो ये जो विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर प्रकृति रहेगी वो दो रहेगी। यहाँ पर दो प्रकृति रहेगी। कितनी प्रकृति रहती है? दो। एक तो रहती है संरक्षी और एक रहती है असंरक्षी। देखो संरक्षी कब रहती है? संरक्षी कब रहती है? देखो ध्यान से सुनना। संरक्षी कब रहती है? जब ये चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये समय के सापेक्ष क्या नियत है? समय के सापेक्ष क्या है? नियत है। मतलब समय के सापेक्ष लगातार समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसका कहने का मतलब है समय के सापेक्ष लगातार क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो तब इसकी प्रकृति मतलब चुंबकीय, अगर चुंबकीय क्षेत्र है वो समय के सापेक्ष क्या है? नियत है। मतलब लगातार क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तब विद्युत क्षेत्र की प्रकृति कैसी होगी? संरक्षी होगी। अब अगर देखो असंरक्षी का मतलब क्या होता है? अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, मतलब लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति कैसी होगी?
असंरक्षी होगी। कैसी होगी? असंरक्षी होगी। ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। तो देखो देखो हेडिंग डालो। हेडिंग डालो आप। हेडिंग है, हेडिंग है स्थिर चुंबकीय तथा पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। आप चैप्टर है स्थिर चुंबकीय तथा पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र, ये आप हेडिंग लगाओ। हेडिंग है चैप्टर लगाओ। चैप्टर लगाओ। इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें हम कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो स्थिर आवेश के लिए, एक तो किसके लिए पढ़ेंगे? स्थिर आवेश के लिए। देखो पॉइंट लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। दोनों पॉइंट हम समझ चुके हैं। इसको थ्योरी में किस प्रकार से आपको लिखना, तो देखो जब कोई आवेश कण विराम अवस्था में उपस्थित होता है तो ये कण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये कण क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कण का विद्युत क्षेत्र, तो कण का ये विद्युत क्षेत्र, मतलब ये जो कण का जो ये विद्युत क्षेत्र है, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र का कर्ल शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जिससे स्थिर विद्युत क्षेत्र का जो कर्ल शून्य क्यों होता है? कर्ल जो है वो कब लागू होता है? कर्ल कब कार्य करता है? कर्ल करता है गतिशील हो। कैसा हो? कण क्या हो? गतिशील हो। कण कैसा हो? गतिशील हो। और गतिशील के साथ क्या हो? घुमाव। तब कौन कार्य करता है? कर्ल कार्य करता है। कौन करता है? कर्ल कार्य करता है। लेकिन यहां पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है, क्या है? विद्युत क्षेत्र है, सॉरी आवेशित कण। आवेशित कण है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। तो आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो अगर विराम अवस्था में है तो इसका न तो ये गतिशील होगा और न ये क्या करेगा? घूर्णन करेगा। तो यहाँ पर देखो कर्ल क्या हो जाएगा जी? कर्ल कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर जो कर्ल है वो कार्य नहीं करेगा। कर्ल कब कार्य करता है? गतिशील, अगर कोई कण क्या हो? गतिशील हो और वो घूमता हुआ आगे जाए। क्या है? क्या जाए? घूमता हुआ आगे जाए, तब यहाँ पर कर्ल कार्य करता है। तो देखो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। देखो जिससे स्थिर विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र होता है और स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है। यह आप सभी जानते हो। ये आप सभी जानते हो, ये संबंध होता है जहाँ ई वेक्टर बराबर विद्युत क्षेत्र होता है और फाई यहाँ पर विद्युत विभव होता है। तो देखो सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? सेकंड पॉइंट पढ़ा है हमने, जब कोई आवेश कण गतिशील अवस्था में उपस्थित हो। जब कोई आवेश किस अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में उपस्थित हो तो ये आवेश कण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये पॉइंट अब देखो, गतिशील आवेश कण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र संरक्षी या असंरक्षी, संरक्षी या असंरक्षी कोई भी एक प्रकृति का हो सकता है। इन दोनों में से एक प्रकृति का हो सकता है। दोनों में से एक प्रकृति का हो सकता है। कौन? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जब कण क्या हो? गतिशील अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति है वो संरक्षी भी हो सकती है और असंरक्षी भी हो सकती है। देखो संरक्षी कब होती है? संरक्षी कब होती है? देखो यदि चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष नियत हो, तो मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र है वो समय के सापेक्ष लगातार क्या नहीं करे? समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, तो विद्युत क्षेत्र की जो प्रवृत्ति होगी, प्रकृति होगी, विद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति होगी कैसी होगी? संरक्षी होगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र, यदि चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति असंरक्षी होगी। विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या होगी? असंरक्षी होती है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए।
इससे मैंने क्या किया, पहले एक्सप्लेन किया और इसके बाद ये थ्योरी आपको इस प्रकार से लिखनी। अब इसमें हेडिंग डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लेना। हेडिंग डाल लेना इसमें चुंबकीय सदिश विभव। चुंबकीय सदिश विभव। चुंबकीय सदिश विभव को किससे व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो देखो अब यहां पर ध्यान से देखना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, कोई एक सदिश है, क्या है, कोई एक सदिश है, और इस सदिश का मैं क्या ले लूं, कर ले लूं, क्या ले लूं, कर ले लूं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। मतलब कर लेने पर ये जो कर्ल है ये किसको व्यक्त करे, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करे। किसको व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करें। तो ये सदिश है वह क्या कहलाता है, चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है। देखो ध्यान से सुना, हमारे पास क्या है, कोई ए वेक्टर है, ये क्या है, कोई सदिश है, क्या है, कोई सदिश है। इसका मैं क्या ले लूं, कर ले लूं, क्या ले लूं, कर ले लूं। तो कर लेने पर, इस कर लेने पर इसको क्या मिल जाए, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, चुंबकीय, बी क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर कर लेने पर हमारे पास क्या है, कोई सदिश, कोई सदिश है, और इस सदिश का मैं क्या ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, तो हमें क्या मिले, चुंबकीय क्षेत्र मिले। तो इस सदिश को क्या बोलते हैं, तो इस सदिश को बोलते हैं चुंबकीय सदिश विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय सदिश विभव बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे पास क्या है, कोई एक सदिश है, और इस सदिश का मैं क्या ले लूं, कर ले लूं, और ये कर किसको व्यक्त करे, फिर ये कर किसको व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करे। किसको व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करें। तो वह सदिश क्या कहलाता है, वह सदिश कहलाता है चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। अब देखो परिभाषा लिखनी है इसकी। वह सदिश वह सदिश जिसका, वह सदिश जिसका कर्ल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करे। वह सदिश जिसका कर्ल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करें, व्यक्त करें, चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है। चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है। वह सदिश जिसका कर्ल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करे, चुंबकीय सदिश विभव कहलाता है। तो देखो चुंबकीय सदिश विभव को ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय सदिश विभव को ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। आगे देखो, देखो हमारे पास क्या है, कोई सदिश क्षेत्र है, सॉरी कोई सदिश है। हमारे पास क्या है, कोई सदिश है। इस सदिश का मैं क्या ले लूं, कर ले लूं। तो ये कर लेने पर ये किसको व्यक्त कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर देता है। तो ये ए वेक्टर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर क्या कहलाएगा, चुंबकीय सदिश विभव कहलाएगा। जहां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है
और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, चुंबकीय सदिश विभव है, सदिश विभव है। तो देखो इसका गणितीय रूप निकालेंगे। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण क्या आ गई, 1 आ गई। आगे देखो समीकरण 1 आ गई। हम जानते हैं कि विद्युत विभव से, हम जानते हैं कि विद्युत विभव से, तो देखो विद्युत विभव से क्या है, विद्युत विभव को किससे लिख दूं, फाइव से लिख दूं। तो फाइव बराबर के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर लिखो, जहां के बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और देखो धारा घनत्व से रो बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी बी होता है। क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी, घनत्व बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन आवेश घनत्व, इसको धारा आवेश घनत्व, क्या है ये, आवेश घनत्व है। तो आवेश घनत्व क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी बी होता है। क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी बी होता है। सॉरी, यहाँ पर आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व से, आवेश घनत्व से। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकालूं, डी क्यू बाहर निकालूं तो रो डी वी आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, क्यू ही निकालना है। क्यों निकालना है, आवेश निकालना है। तो देखो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर करो समाकलन, क्यों बराबर समाकलन किसके साथ सापेक्ष हो रहा है, आयतन की। तो आयतन कैसा है, बंद है। कैसा है, बंद का है। तो देखो रो डीवी आएगा। क्या आएगा, रो डीवी आएगा। मान रख दो समीकरण 2 में, आप मान रख दो समीकरण 2 में, आप मान रख दो। तो समीकरण 2 ऊपर वाले दो, ये है समीकरण 2। समीकरण 2 में मान रखो तो देखो फाइव बराबर क्या आएगा, फाइव बराबर आएगा के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है के का मान। और समाकलन किसके साथ है, आयतन के। तो रो डीवी अपॉन आर, समीकरण क्या दे देना, 4 दे देना। अब समीकरण 4 में हम क्या निकालें, रो का मान निकालें। क्या निकालें, रो का मान निकालें और फाइव का मान निकालें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या निकालें, फाइव का मान निकालें और रो का मान निकालें। और यहाँ पर पुट कर देंगे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 में हमें फाइव का मान मिल जाए और रो का मान मिल जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चुंबकीय सदिश विभव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चुंबकीय सदिश विभव आ जाएगा। तो देखो मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण देखो क्या होती है। डेल वेक्टर, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, वी वेक्टर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये म्यू नॉट जे वेक्टर होता है, म्यू नॉट जे वेक्टर। तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पर देखो, डेल वेक्टर क्रॉस कोष्टक डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बराबर म्यू नॉट जे वेक्टर। आगे देखो, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। देखो
चैप्टर नंबर आपने फर्स्ट में पढ़ा है डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो डेल वेक्टर कोष्टक डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जहाँ पर देखो डॉट आ रहा है उसका मतलब क्या, डाइवर्जेंस है, और डॉट नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर डॉट नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना, इन दोनों के मध्य क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं आ रहा है, तो ये तो क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट, और ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। ये आपको पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर और ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सदिश का डाइवर्जेंस, सदिश का डाइवर्जेंस शून्य होता है। तो डाइवर्जेंस में क्या आता है, डॉट आता है, तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर के यहाँ पर सदिश है, तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मान पुट करो आप, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर कोष्टक 0 माइनस, इस दोनों का डॉट होगा तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल वेक्टर क्रॉस कोष्टक डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर डेल स्क्वायर ए वेक्टर, डेल स्क्वायर ए वेक्टर, ये मैं लिख सकता हूँ। तो देखो इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर क्या दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 5 दे देना, और इसको आप दे देना समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना, और इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 6 दे देना। तो आगे देखो आप, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो रखो वहाँ पर मान रखो आप माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर बराबर म्यू नॉट जे वेक्टर। तो डेल स्क्वायर ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 7 दे देना, समीकरण नंबर के आगे 7 आ गए। अब देखो पुनः हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि पायसन समीकरण कहाँ पर पढ़ी है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, पायसन समीकरण, पायसन समीकरण, पायसन समीकरण, ये हमने कहाँ पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो ये क्या होती है, पायसन समीकरण, देखो डेल स्क्वायर फाइव बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण क्या दे देना, 8 दे देना। समीकरण 7 व समीकरण 8 की तुलना करने पर, तुलना आपको करनी आनी चाहिए। देखो यहाँ पर देखो डेल स्क्वायर बराबर क्या होगा, डेल स्क्वायर होगा, कैसे होगा, देखो एलएसएस, देखो यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर क्या फाई है, यहाँ पर क्या ए वेक्टर है, तो देखो फाई के स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, ए वेक्टर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, ए वेक्टर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, फाई के स्थान पर क्या लिख दूँ, ए वेक्टर लिख दूँ। इसको आप समीकरण स्मॉल ए दे देना, क्या दे देना, स्मॉल ए दे देना। आगे देखो फाई के स्थान पर देखो
आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर होगा माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रो बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे वेक्टर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना। समीकरण अब देखो ये दोनों मान आप कहाँ पुट कर दो, ध्यान से देखना। समीकरण ए व समीकरण बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में तो रखो समीकरण 4। देखो फाइव के स्थान पर क्या रखना है, देखो समीकरण 4 में फाइव दे रखा है, समीकरण 4 में आपको क्या दे रखा है, फाइव दे रखा है। फाइव के स्थान पर आपको क्या रखना है, ए वेक्टर रखना है। क्या रखना है, तो ए वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन आयतन के लिए। आयतन का क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, वो कैसा, बंद के लिए। देखो रो के स्थान पर आपको क्या लिखना है, देखो म्यू नॉट जे वेक्टर एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर डीवी। अब यहाँ पर कांस्टेंट राशि उसको बाहर निकालो। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, देखो ए वेक्टर बराबर म्यू नॉट कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन आयतन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जे वेक्टर अपॉन आर डीवी बचेगा। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा ए वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई संबंध समाकलन वी जे वेक्टर अपॉन आर डीवी। ये आपके समीकरण आ गई। ये समीकरण किसको व्यक्त करती है, ये समीकरण सदिश विभव को व्यक्त करती है। तो देखो समीकरण क्या दे देना, कैपिटल ए दे देना, और इसको लिखना समीकरण कैपिटल ए, समीकरण कैपिटल ए किसको व्यक्त कर रही है, चुंबकीय सदिश विभव को व्यक्त कर रही है। चुंबकीय सदिश विभव की अवधारणा है, ऐसे लिख लो। समीकरण ए चुंबकीय सदिश चुंबकीय सदिश विभव की अवधारणा।